मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि किसी भी सुपरमार्केट के शेल्फ देखें तो वहाँ चिया सीड्स, ब्रोकली, चुकंदर, स्पिरुलिना और पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। हाँ, डिब्बा बंद सप्लीमेंट्स की एक ना खत्म होने वाली कतार नजर आती है आजकल। और ऐसा लगता है जैसे आज के दौर में स्वस्थ रहने के लिए किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस खाली होना बहुत जरूरी है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथक है। हाँ, और मजे की बात तो ये है कि ये सारी विदेशी और महंगी चीजें खाने के बाद भी लोगों को इनडाइजेशन या पेट की कोई ना कोई नई बीमारी हो ही रही है। सही कहा आपने। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम स्वस्थ रहने के असली और बुनियादी मतलब को डिकोड करने वाले हैं। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक बेहद शानदार और मतलब आंखें खोल देने वाली किताब है। इसका नाम है द एंड ऑफ इलनेस, अ पर्सनलाइज्ड पाथ टू वेलनेस। और डॉक्टर डेविड बी एगस की किताब है ये। जी हाँ, डॉक्टर एगस एक जाने माने अमेरिकन डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट, रिसर्चर और सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वेस्ट साइड कैंसर सेंटर में प्रोफेसर और एचओडी हैं। उनकी एक और बेस्ट सेलर अ शॉर्ट गाइड टू अ लॉन्ग लाइफ भी काफी चर्चित रही है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना है। ये मिथक कि कोई एक जादुई डाइट या वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हर इंसान पर काम कर सकती है, जो कि बायोलॉजिकली संभव ही नहीं है। हम यही समझेंगे कि महंगी डाइट के पीछे भागने के बजाय खुद के शरीर के व्यक्तिगत डेटा को समझना क्यों विज्ञान की सबसे बड़ी जरूरत है। इस पूरी स्थिति को अगर हम अर्थशास्त्र और जीव विज्ञान के चश्मे से एक साथ देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। कैसे? देखिए, हेल्थ सेक्टर आज की तारीख में महज एक चिकित्सा सेवा नहीं रह गया है। ये अब खरबों डॉलर का एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जो इंसान के डर पर काम करता है। डर पर? मतलब बीमारियों के डर पर? बिल्कुल। बाजार को ये अच्छी तरह पता है कि लोग बीमारी के नाम से खौफ खाते हैं और हमेशा एक क्विक फिक्स या तुरंत असर करने वाला समाधान चाहते हैं। हाँ, एक गोली खाओ और सब ठीक हो जाए। यही तो। इसलिए किसी व्यक्ति के शरीर की वास्तविक जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि मुनाफे के ग्राफ के हिसाब से हर दिन एक नया हेल्थ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाता है। और लोग उसे खरीद भी लेते हैं। डॉक्टर आगस की रिसर्च हमें ठीक इसी बिंदु पर रुककर सोचने पे मजबूर करती है। इंसान का जेनेटिक मेकअप, उसका मेटाबॉलिज्म और उसके शरीर का पूरा इकोसिस्टम एक फिंगरप्रिंट की तरह बिल्कुल यूनिक होता है। यानी कोई भी दो शरीर अंदर से एक जैसे काम नहीं करते। एकदम सही। इसलिए जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर देखकर किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी की डाइट या सप्लीमेंट रूटीन को कॉपी करता है, तो वो असल में अपने शरीर के उस यूनिक डेटा को नजरअंदाज कर रहा होता है जो उसे स्वस्थ रख सकता है। बिल्कुल। अंधानुकरण से सेहत नहीं बनती। ये डेटा बनाम अंधानुकरण वाली बात हमारी चर्चा के पहले सबसे अहम विषय की ओर ले जाती है, बीमारियों की जटिलता और विज्ञान की सीमाएं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर किसी को गले में खराश होती है तो डॉक्टर एक एंटीबायोटिक दवा लिख देता है और वो एक दवा लगभग हर मरीज पर काम कर जाती है। गले का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया लगती है, लेकिन जब बात गंभीर और लंबी चलने वाली बीमारियों की आती है तो ये एक गोली और बीमारी खत्म वाला फॉर्मूला अचानक से फेल क्यों हो जाता है? इस अंतर को समझने के लिए हमें बीमारी की जड़ तक जाना होगा। गले की खराश या कोई आम बुखार अक्सर किसी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया के शरीर में घुसने से होता है। मतलब कोई बाहरी दुश्मन? हाँ, बाहरी दुश्मन। और विज्ञान के पास उस बाहरी दुश्मन को पहचानने और उसे मारने के लिए सटीक हथियार यानी एंटीबायोटिक मौजूद है। ठीक है। लेकिन गंभीर बीमारियों जैसे कि कैंसर की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। कैंसर कोई बाहरी इन्फेक्शन नहीं है जिसे किसी दवा से बाहर से मारा जा सके। तो फिर ये शरीर के अंदर से शुरू होता है? बिल्कुल। ये दरअसल शरीर के अपने ही सेल्स यानी कोशिकाओं का बेतहाशा और अनियंत्रित रूप से म्यूटेट होना या बढ़ना है। अच्छा। चूंकि ये इंसान के अपने ही सिस्टम की अंदरूनी खराबी है, इसलिए कैंसर हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग तरीके से बर्ताव करता है। इसी वजह से एक इलाज सब पर काम नहीं करता। सही कहा। जो कीमोथेरेपी या इलाज एक व्यक्ति के जेनेटिक सिस्टम पर बेहतरीन काम कर रहा है, वो दूसरे व्यक्ति के सिस्टम पर बिल्कुल बेअसर साबित हो सकता है। इंसान का शरीर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ा हुआ है कि विज्ञान भी हर बार एक परफेक्ट इलाज नहीं ढूंढ पाता। विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान की इसी सीमा को समझाने के लिए किताब में गैलीलियो गैलीली का जो ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया है, वो इस पूरी बहस को एक नया नजरिया देता है। वो एनालॉजी बहुत ही शानदार है ना? गैलीलियो हर रात आसमान में तारों की पोजीशन को बहुत ध्यान से देखते थे और उनका डेटा इकट्ठा करते थे।
धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगा कि किसी खास रात में कौन सा तारा आसमान में किस जगह पर होगा। पैटर्न पहचानने लगे थे वो। बिल्कुल। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि गैलीलियो ने पूरे ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली या उसके रहस्यों को 100% समझ लिया था। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने विजुअल डेटा से जो पैटर्न पहचाने, उससे विज्ञान को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली। मेडिकल साइंस की स्थिति भी आज कुछ गैलीलियो जैसी ही है। ये एक बहुत ही सटीक और गहरी एनालॉजी है। आज का मेडिकल साइंस इंसानी शरीर के कामकाज को शायद पूरी तरह नहीं समझता। हमें आज भी नहीं पता कि दिमाग का हर न्यूरॉन कैसे काम करता है, या हर जीन म्यूटेशन का सटीक कारण क्या है। लेकिन हमारे पास जो भी डेटा उपलब्ध है, हम उसका इस्तेमाल करके पैटर्न जरूर पहचान सकते हैं। और जब हम शरीर के पैटर्न की बात करते हैं तो एक कड़वा सच सामने आता है। सेहत के मामले में कोई जादुई चिराग नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हर इलाज, हर दवा के साथ कुछ ना कुछ समझौते यानी ट्रेड ऑफ्स जुड़े होते हैं। कोई भी मेडिकल हस्तक्षेप 100% एक तरफा फायदा नहीं देता। इस ट्रेड ऑफ वाली बात को अगर गहराई से समझें तो ये बात साफ हो जाती है कि इंसान हमेशा बिना किसी नुकसान वाले फायदे की तलाश में रहता है, जो कि असल जिंदगी में मुमकिन नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टैटिन नाम की दवा पर हुई रिसर्च इसी जटिलता को बहुत ही शानदार तरीके से सामने लाती है। स्टैटिन वही दवा है ना जिसे दुनिया भर में लाखों लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए रोजाना लेते हैं? हाँ, वही दवा। हार्वर्ड का वो डेटा वाकई चिकित्सा जगत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उस स्टडी में क्या सामने आया था? उस लंबे शोध में ये देखा गया कि जब 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं और 50 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष लगातार कई सालों तक स्टैटिन लेते हैं तो उनमें स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा और जीवन रक्षक फायदा है। बिल्कुल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम शरीर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को कृत्रिम रूप से दबाते हैं तो शरीर के बाकी सिस्टम पर भी असर पड़ता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल केवल बुरी चर्बी नहीं है। सही कहा आपने। ये कोशिकाओं और हार्मोन्स के निर्माण के लिए एक जरूरी तत्व भी है। तो स्टैटिन लेने का नुकसान क्या दिखा? इसी स्टडी में ये सामने आया कि स्टैटिन लेने वाले इन लोगों में माइग्रेन, नींद की भारी गड़बड़ी और जी मिचलाने जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गईं। ओहो, तो एक चीज ठीक करने गए और दूसरी खराब हो गई। इसका सीधा सा निष्कर्ष ये है कि जब कोई दवा शरीर के एक हिस्से के खतरे को टालने की कोशिश करती है तो वो अक्सर किसी दूसरे बायोलॉजिकल रास्ते को बाधित कर देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लैब रिपोर्ट देखकर आंख बंद करके दवाइयां शुरू कर देने से कहीं बेहतर ये है कि हर इंसान अपने शरीर के पर्सनल मैट्रिक्स को खुद ट्रैक करना सीखे। बिल्कुल। किताब इसी बात पर जोर देती है। महंगी मशीनों से पहले शरीर खुद अपने सिग्नल्स देता है, जैसे कि इंसान का वजन कैसे बदल रहा है, ब्लड प्रेशर में अचानक क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, या फिर क्या बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा मीठा खाने की इच्छा हो रही है। हाँ, या नींद का पैटर्न कैसा चल रहा है। ये छोटी छोटी बातें इंसान के शरीर का अपना व्यक्तिगत डेटा है। ये ऐसे शुरुआती संकेत हैं जो किसी भी बीमारी के बड़ा रूप लेने से पहले ही बता देते हैं कि अंदर का सिस्टम कुछ असंतुलित महसूस कर रहा है। और जब लोग अपने शरीर के इन व्यक्तिगत सिग्नल्स को नजरअंदाज करके बाहरी चमत्कारों पर भरोसा करने लगते हैं तो वो एक बहुत बड़े और महंगे भ्रम का शिकार हो जाते हैं। और आधुनिक समाज में ये भ्रम विटामिन सप्लीमेंट्स के रूप में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। हाँ, बाजार ने लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी है कि एक छोटी सी रंग बिरंगी गोली उनके खराब लाइफस्टाइल की सारी कमियों को रातों रात पूरा कर देगी, जो कि सरासर गलत है। इतिहास के पन्नों में झांकें तो सप्लीमेंट्स का ये विचार शुरू कहाँ से हुआ, ये कहानी काफी दिलचस्प है। स्कर्वी वाली कहानी। हाँ, पुरानी सदियों में जब लंबी समुद्री यात्राएं या युद्ध होते थे तो सैनिक असल में लड़ाई या हथियारों के घाव से उतने नहीं मरते थे जितने स्कर्वी नाम की रहस्यमयी बीमारी से मर जाते थे। उस जमाने में लोगों को लगता था कि ये कोई बहुत भयंकर छूत की बीमारी है, जबकि असलियत में वो महज शरीर में विटामिन सी की गंभीर कमी थी, क्योंकि ताज़ा खाना उपलब्ध नहीं होता था। और इसका इलाज कितना आसान था। संतरा या नींबू जैसे खट्टे फल खाने से ये जानलेवा बीमारी ठीक हो जाती थी। उस समय दुनिया को विटामिन की अहमियत समझ में आई, जो कि उस दौर के हिसाब से बिल्कुल सही खोज थी। वो खोज अपने समय के लिए क्रांतिकारी थी, लेकिन आज के परिदृश्य में अगर हम डेटा देखें तो स्थिति पूरी तरह से अतार्किक हो चुकी है। मतलब आज तो हम वैसे हालात में नहीं जी रहे हैं। बिल्कुल नहीं। विकसित और विकासशील देशों में आज कुपोषण या स्कर्वी जैसे विटामिन की गंभीर कमी लगभग खत्म हो चुकी है। एक आम इंसान की रोजमर्रा की डाइट में उसे लगभग सभी जरूरी पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं।
फिर भी अगर हम सिर्फ अमेरिका का ही आंकड़ा लें तो आज लगभग 50% आबादी रोजाना किसी न किसी तरह का विटामिन सप्लीमेंट ले रही है। 50%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इस पूरी इंडस्ट्री पर हर साल लगभग $25 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा मजाक है। $25 बिलियन सिर्फ सप्लीमेंट्स पर? जीव विज्ञान के अनुसार एक इंसान के शरीर को स्कर्वी जैसी बीमारी से बचने और स्वस्थ रहने के लिए रोजाना महज 30 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। और इतना विटामिन सी तो सिर्फ आधे संतरे या थोड़ी सी ब्रोकली से मिल जाता है। लेकिन बाजार में 1000 मिलीग्राम विटामिन सी की गोलियां बेची जा रही हैं। शरीर इस अतिरिक्त केमिकल को स्टोर नहीं कर सकता, वो इसे यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है। यानी लोग शाब्दिक अर्थों में अपनी मेहनत की कमाई को फ्लश कर रहे हैं। यही तो हो रहा है। ये पैसे की बर्बादी तो है ही, लेकिन किताब में विटामिन डी को लेकर जो रिसर्च का विरोधाभास बताया गया है वो इससे भी कहीं ज्यादा डरावना है। हाँ, विटामिन डी का केस बहुत ही क्लासिक है। अक्सर न्यूज़पेपर में छपता है कि विटामिन डी का हाई लेवल शरीर में कैंसर, हार्ट डिजीज और पार्किंसंस जैसी खतरनाक बीमारियों को रोकने में मदद करता है। ऐसी एक स्टडी छपते ही लोग बिना सोचे समझे लैब की तरफ दौड़ पड़ते हैं और विटामिन डी की भारी खुराक लेना शुरू कर देते हैं। यहीं पर हमें डेटा बनाम अंधानुकरण के फर्क को समझना होगा। लोग अक्सर मीडिया में छपी आधी तस्वीर देखते हैं और उसे पूरा सच मान लेते हैं। तो पूरी सच्चाई क्या है? किताब में उस दूसरी और कहीं ज्यादा जमीनी स्टडी का हवाला दिया गया है जो इस सप्लीमेंट के अंधे चलन की पोल खोलती है। क्या था उस स्टडी में? एक व्यापक रिसर्च में यह सामने आया कि जिन बुजुर्गों ने हड्डियों को मजबूत करने के लालच में विटामिन डी की बहुत ज्यादा मात्रा या भारी खुराक ली, उनमें फायदे के बजाय नुकसान हुआ। नुकसान किस तरह का? उन बुजुर्गों में अचानक गिरने और फ्रैक्चर होने का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गया। बाप रे, ये तो बिल्कुल उल्टा असर हो गया। इसका कारण यह है कि शरीर को पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से भोजन के साथ मिलकर पचाने की आदत है, ना कि किसी लैब में बनी आइसोलेटेड केमिकल की भारी खुराक के रूप में। ये इस बात का एक और सीधा प्रमाण है कि जो नतीजे लैब के अंदर एक नियंत्रित माहौल में अच्छे लगते हैं, वे वास्तविक दुनिया में इंसान के जटिल शरीर पर वैसे ही लागू नहीं होते। ज्यादा मात्रा का मतलब हमेशा बेहतर सेहत नहीं होता। इन गोलियों और सप्लीमेंट्स की कृत्रिम दुनिया से बाहर निकलें तो एक ऐसी चीज सामने आती है जिसकी कोई गोली आज तक नहीं बनी और नहीं कभी बन सकती है। वो है शारीरिक मेहनत या फिजिकल एक्टिविटी। आज के दौर में जिस तकनीक ने हमारी जिंदगी को एक बटन दबाने जितना आसान बना दिया है, उसी तकनीक ने हमारी सेहत का सबसे ज्यादा नुकसान भी किया है। इस बात को साबित करने के लिए किताब में एक बेहद शानदार और लंबी केस स्टडी दी गई है। रॉल्फ पेफेनबर्गर वाली स्टडी। हाँ, ये शोध रॉल्फ पेफेनबर्गर नाम के एक रिसर्चर ने कैलिफोर्निया के बंदरगाह पर काम करने वाले कर्मचारियों यानी लॉन्गशोरमैन पे किया था। ये काफी लंबी स्टडी थी ना? ये कोई कुछ महीनों की स्टडी नहीं थी, बल्कि 1951 से लेकर 1972 तक पूरे 2 दशकों तक चली। इसके आंकड़े विकास और सेहत के बीच के टकराव की बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। क्या आंकड़े थे? 1951 से 60 के बीच के डेटा के अनुसार, जब बंदरगाह पर ज्यादातर काम हाथों से होता था, कर्मचारी भारी सामान उठाते थे, दिन भर चलते फिरते थे, तब इन कर्मचारियों में दिल की बीमारी होने का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में पूरे 40% कम था। उनका शारीरिक श्रम उनके दिल के लिए एक ढाल का काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बंदरगाह पर तकनीक और मशीनें आ गई, काम ऑटोमेटिक होने लगा। तो कर्मचारियों को वजन उठाने के बजाय सिर्फ क्रेन के केबिन में बैठकर बटन दबाने थे। और इसका बायोलॉजिकल नतीजा ये हुआ कि 1972 आते आते शारीरिक मेहनत कम होने के कारण दिल की बीमारी से बचाव का वो शानदार 40% का अंतर गिरकर महज 5% रह गया। ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे आराम पसंदी सीधे तौर पर हमारे दिल और हमारी उम्र पर असर डालती है। बिल्कुल। और अगर किसी को ये मुगालता है कि वो भारी काम नहीं करता, तो क्या हुआ, कम से कम वो सुरक्षित माहौल में बैठकर काम तो कर रहा है। तो 2010 की अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की कुर्सी की मौत वाली स्टडी उनके इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देगी। इस स्टडी के नतीजे तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लाखों लोगों के डेटा का विश्लेषण करने के बाद पाया गया कि जो महिलाएं दिन भर में 6 घंटे या उससे ज्यादा समय तक सिर्फ बैठी रहती थीं, उनमें मृत्यु की संभावना उन महिलाओं की तुलना में 37% ज्यादा थी जो दिन में 3 घंटे से कम बैठती थी।
37%। और पुरुषों के मामले में भी ये मृत्यु का खतरा 18% ज्यादा पाया गया। इस खतरे के पीछे की जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। शरीर के अंदर असल में होता क्या है जब हम इतनी देर बैठते हैं? जब इंसान लगातार कई घंटों तक एक ही जगह कुर्सी पर बैठा रहता है तो उसके पैरों की मांसपेशियों में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लगभग शून्य हो जाती है। शरीर ये मान लेता है कि उसे अब ऊर्जा की जरूरत नहीं है और वो एक तरह के सर्वाइवल मोड या स्लीप मोड में चला जाता है। इसका सीधा असर मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से धीमा पड़ जाता है और कैलोरी बर्न करने वाले एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। नतीजतन शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। यही वो बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन है जो मोटापे, डायबिटीज और दिल की बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए सिर्फ ये अंदाजा लगाना कि मैं दिन भर ऑफिस में बिजी रहता हूँ इसलिए मेरी कैलोरी बर्न हो रही है, विज्ञान की नज़र में एक बहुत बड़ी गलती है। डॉक्टर आगस यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल करना। ये कोई भी स्मार्ट वॉच या फिटनेस ट्रैकर हो सकता है। ये सिर्फ कदम नहीं गिनता बल्कि 3 डायमेंशनल स्पेस में शरीर की मूवमेंट की गति और तीव्रता को मापता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान को एक निष्पक्ष डेटा देता है। ये किसी भी तरह के भ्रम को तोड़कर असलियत बताता है कि एक व्यक्ति पूरे दिन में असल में कितना चला और कितनी देर तक स्थिर रहा। ये एक बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासी मोड़ है। जिस तकनीक ने इंसान को कुर्सी से चिपकाकर बीमार किया है, क्या वही डेटा आधारित तकनीक भविष्य में इंसान की जान भी बचा सकती है? क्योंकि तकनीक या डेटा अपने आप में बुरे नहीं होते। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान उनका इस्तेमाल किस दिशा में करता है। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक पहलू है। किताब 2009 में गूगल के पूर्व प्रमुख लैरी ब्रिलियंट की एक बेहद महत्वपूर्ण और भविष्यवादी स्टडी पर रोशनी डालती है। लैरी ब्रिलियंट ने वो फ्लू वाली स्टडी की थी ना? हाँ, लैरी और उनकी टीम ने एक बहुत ही अनोखा पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि जब भी किसी इलाके में फ्लू जैसी कोई संक्रामक बीमारी फैलने वाली होती है तो लोग अस्पतालों या डॉक्टरों के पास जाने से कई दिन पहले ही गूगल पर कुछ खास शब्द सर्च करने लगते हैं, जैसे फ्लू के लक्षण, बुखार का इलाज या शरीर दर्द की दवा। बिल्कुल। टीम ने इस मैक्रो डेटा का गहराई से विश्लेषण किया। परिणाम इतने सटीक थे कि गूगल के सर्च डेटा का इस्तेमाल करके असल में अस्पतालों में फ्लू के मरीजों की भीड़ लगने से हफ्तों पहले ही उस इलाके में फ्लू महामारी के फैलने की भविष्यवाणी की जा सकती थी। ये तो सच में डेटा की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ कि सही जानकारी इंसान को बीमारी के आने से एक कदम आगे रख सकती है। बिल्कुल। और अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को मेडिकल साइंस के भविष्य की ओर ले जाएं, तो डॉक्टर आगस का जो विजन है वो स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी दिशा बदल सकता है। भविष्य में इलाज कैसा होगा? आने वाले समय में हर व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटल और एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। इसका मतलब है कि जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को सिर्फ उस दिन की 15 मिनट की बातचीत के आधार पर फैसला नहीं लेना होगा। डॉक्टर के पास उस मरीज की पूरी जिंदगी का स्वास्थ्य इतिहास, उसकी जेनेटिक जानकारी, उसके खून का डेटा, उसका स्लीप पैटर्न और उसके एक्सेलेरोमीटर का लाइफस्टाइल डेटा, सब कुछ एक जगह स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। इस विशाल डेटा की मदद से डॉक्टरों को हिट एंड ट्रायल यानी अंदाजे से दवाइयां नहीं देनी पड़ेंगी। वे पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड इलाज कर पाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के यूनिक जेनेटिक और मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया होगा। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा और इतने सारे वैज्ञानिक पहलुओं को अगर एक जगह समेटा जाए तो कुछ बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि सेहत बाजार में बिकने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे कोई इंसान अपनी जेब ढीली करके, महंगी और फैंसी गोलियां खाकर या किसी और के डाइट प्लान की नकल करके रातों रात हासिल कर ले। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि सेहत असल में एक बहुत ही व्यक्तिगत सफर है। ये डेटा ओवर डॉगमा यानी अंधविश्वास से ऊपर उठकर तथ्यों पर आधारित सफर है। ये अपने शरीर की अनूठी जरूरतों को समझने, उसके दिए हुए रोजमर्रा के सिग्नल्स को ट्रैक करने, एक संतुलित आहार लेने और सबसे जरूरी कुर्सी छोड़कर शारीरिक रूप से लगातार सक्रिय रहने की एक निरंतर कला है। यहाँ एक और पहलू है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। विज्ञान हमेशा बदलता रहता है और लगातार नई खोज कर रहा है। तो हर नई रिसर्च पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हर नई रिसर्च या चमत्कारी दावों के पीछे आंख बंद करके भागने के बजाय उस जानकारी को आलोचनात्मक सोच के साथ परखना जरूरी है।
ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे शरीर की व्यक्तिगत सच्चाई और सही संदर्भ में समझा और लागू किया जाए। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद मेडिकल साइंस और तकनीक के भविष्य को लेकर कुछ गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? हमने अभी बात की कि हमारा शरीर एक फिंगरप्रिंट की तरह बिल्कुल यूनिक है और भविष्य में तकनीक हमारे सारे व्यक्तिगत और मेडिकल डेटा को डिजिटल रूप से आपस में जोड़ देगी। तो जरा सोचिए, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें इंसान के शरीर को खुद इंसान से भी बेहतर समझने लगेंगी। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक दिन ऐसा आएगा जब किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई बीमारी पनपने से कई साल पहले ही कोई एल्गोरिदम या एआई मशीन उसके स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन भेजकर बता देगी कि उसे आज नाश्ते में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए? क्या इंसान अपनी सेहत का पूरा कंट्रोल अपनी समझ के बजाय इन मशीनों के विशाल डेटा के हाथ में सौंप देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो मेडिकल साइंस, डेटा और मानव सभ्यता के बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है और जिस पे बहुत ही गहराई से विचार करने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद।